अकबर, बीरबल और जिम्मेदारी से बचता आदमी। आगरा की सुबह हमेशा की तरह धीरे धीरे खुल रही थी। यमुना की तरफ से आती हल्की ठंडी हवा, शहर की गलियों में फैली हुई चहल पहल और दूर से दिखती किले की ऊंची दीवारें, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थी जिसे देखकर लगता था कि सब कुछ अपने क्रम में चल रहा है। लेकिन इसी शहर में एक आदमी था जिसके जीवन में क्रम नहीं, केवल टालमटोल थी। वो हर जिम्मेदारी से बचने का रास्ता खोज लेता था, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। उस आदमी का नाम था हरिदास। उम्र लगभग 40 के आसपास, शरीर से मजबूत, चेहरे पर चालाकी और आंखों में हमेशा कोई न कोई बहाना तैयार। वो न तो गरीब था कि मजबूरी में काम से बचे, न इतना अमीर की जिम्मेदारी उस पर आए ही नहीं। वो बीच का आदमी था, ऐसा आदमी जो अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन चाहता कभी नहीं था। हरिदास की पहचान पूरे मोहल्ले में यही थी कि उससे कोई भी काम कहो, वो मुस्कुराएगा, सिर हिलाएगा और फिर ऐसा करेगा कि काम किसी और पर आ जाए। अगर कुएं से पानी भरने की बारी आए तो उसे अचानक पेट दर्द हो जाता। अगर बाजार से सामान लाने को कहा जाए तो रास्ते में किसी परिचित से मिलकर घंटों बातों में उलझ जाता और देर हो जाती। अगर पंचायत में बुलाया जाए तो वो कह देता कि उसे जरूरी काम से कहीं और जाना है। धीरे धीरे लोगों ने उसे गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया। लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब उसकी आदतों का असर दूसरों के जीवन पर पड़ने लगा। एक दिन की बात है, मोहल्ले के बाहर वाला कच्चा रास्ता जो खेतों और शहर को जोड़ता था, बारिश में पूरी तरह खराब हो गया। गड्ढे भर गए थे, कीचड़ फैल गई थी और कई बार लोग गिरकर चोटिल हो चुके थे। पंचायत ने तय किया कि हर घर से एक एक आदमी आकर 2 दिन काम करेगा ताकि रास्ता ठीक हो सके। सब लोग अपनी बारी पर पहुंचे। किसी ने बहाना बनाया, लेकिन फिर भी आया। किसी को बुखार था, फिर भी आधा दिन काम कर गया। जब हरिदास की बारी आई तो वो सुबह सुबह गायब हो गया। घर पर पूछा गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि वो बहुत जरूरी काम से बाहर गया है। 2 दिन बीत गए, रास्ता किसी तरह बन गया, लेकिन हरिदास का नाम सबके मन में रह गया। लोग फुसफुसाने लगे कि ये आदमी कभी किसी काम का नहीं। इसी बीच ये बात धीरे धीरे महल तक पहुंच गई। अकबर के दरबार में रोज की तरह फरियादें आती थी। किसी की जमीन का झगड़ा, किसी की व्यापारिक शिकायत, किसी की पारिवारिक समस्या। लेकिन उस दिन एक अजीब सी बात आई। कुछ लोग एक आदमी की शिकायत लेकर आए थे जिसने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन हर जिम्मेदारी से भागता रहता था। अकबर ने ध्यान से सुना। उन्होंने पूछा, क्या वह किसी कानून को तोड़ता है? लोगों ने कहा, नहीं हुजूर, वो कानून नहीं तोड़ता, बस जो भी जिम्मेदारी आती है उससे बच निकलता है। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब देख सुन रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, ऐसे आदमी का क्या किया जाए जो गलत भी नहीं करता और सही भी नहीं करता? बीरबल हल्के से मुस्कुराए। जहां पनाह, ऐसे आदमी अक्सर सबसे बड़ी परेशानी बनते हैं, क्योंकि ये न दिखाई देने वाला नुकसान करते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि हरिदास को दरबार में बुलाया जाए। जब हरिदास को यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा कि आखिर उसने किया ही क्या है। न चोरी, न झगड़ा, न बगावत। फिर भी मन में डर बैठ गया। दरबार में पहुंचते ही उसने सिर झुका लिया। अकबर ने सीधे कोई सवाल नहीं किया। पहले दरबार की सामान्य बातें चली। फिर अचानक अकबर ने कहा, हरिदास, तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी हैं। हरिदास ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। जहां पनाह, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो अनजाने में हुई होगी। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अभी मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा, बस इतना चाहता हूं कि तुम कुछ दिन महल में रहो। यह सुनकर हरिदास चौंक गया। महल में रहना, यह तो सम्मान की बात थी। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा कि शायद बात खत्म हो गई।
लेकिन बीरबल की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन से हरिदास को छोटे छोटे काम दिए जाने लगे। कभी उसे संदेश पहुंचाने को कहा जाता, कभी किसी कमरे की देखरेख का जिम्मा, कभी किसी आगंतुक को सही जगह तक ले जाने का काम। हरिदास हर बार ऐसा करता कि काम आधा अधूरा रह जाए। संदेश देर से पहुंचता, कमरे में कोई न कोई कमी रह जाती, आगंतुक गलत जगह पहुंच जाता। पहले तो लोग सोचते रहे कि नया आदमी है, सीख जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब समझ गए कि ये जानबूझकर हो रहा है। अकबर सब देख रहे थे, बीरबल भी। एक दिन बीरबल ने हरिदास को बुलाया और कहा, आज तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण काम दिया जा रहा है। हरिदास के चेहरे पर घबराहट आ गई। कैसा काम हुजूर? महल के अनाज भंडार की गिनती, बीरबल ने कहा। बस गिनती करनी है और शाम तक बता देना है। हरिदास ने सोचा कि इसमें क्या मुश्किल है। उसने हाँ कह दी, लेकिन जैसे ही वो भंडार के पास पहुंचा, उसने देखा कि अनाज के ढेर बहुत बड़े हैं। उसने तुरंत मन में योजना बनाई। उसने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर एक अनुमान लगाकर कागज पर लिख दिया। शाम को उसने बीरबल को कागज थमा दिया। बीरबल ने बिना कुछ कहे कागज रख लिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने अचानक दरबार में अनाज की कमी की बात उठाई। भंडार की गिनती गलत निकली थी। नुकसान बड़ा नहीं था, लेकिन सवाल गंभीर था। अकबर ने पूछा, ये गिनती किसने की थी? सबकी नजर हरिदास पर गई। हरिदास के हाथ पांव फूल गए। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने पूरी कोशिश की थी। अकबर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बीरबल को इशारा किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये आदमी हर काम से बचने की कोशिश करता है। ये कोई अपराध नहीं, लेकिन ये आदत धीरे धीरे सबको नुकसान पहुंचाती है। अकबर ने हरिदास से पूछा, तुम काम क्यों नहीं करना चाहते? हरिदास ने पहली बार सच बोलने जैसा कुछ कहा, जहांपनाह, मुझे डर लगता है। अगर काम किया और गलती हो गई तो दोष मुझ पर आएगा, इसलिए मैं काम से बच जाता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, गलती करने वाला सुधर सकता है, लेकिन जिम्मेदारी से भागने वाला कभी नहीं। इसके बाद अकबर ने कोई सजा नहीं सुनाई। उन्होंने बस इतना कहा, तुम अब भी महल में रहोगे, लेकिन हर काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर काम ठीक हुआ तो श्रेय तुम्हें मिलेगा, अगर गलत हुआ तो जवाब भी तुम्हें देना होगा। हरिदास के सामने पहली बार कोई रास्ता नहीं बचा था, न भागने का, न टालने का। दिन बीतने लगे। हरिदास धीरे धीरे बदलने लगा, या शायद बदलने की कोशिश करने लगा। कुछ काम वो ठीक करने लगा, कुछ में अब भी गलती होती रही, लेकिन अब वो भाग नहीं सकता था। लोगों ने नोटिस किया कि वो पहले से अलग है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि ये बदलाव स्थायी है या मजबूरी का नतीजा। एक शाम बीरबल अकेले टहल रहे थे। हरिदास उनके पास आया और बोला, हुजूर, क्या आदमी सच में बदल सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि वो बदलाव को जिम्मेदारी मानता है या बोझ। हरिदास कुछ नहीं बोला। उस रात महल में हलचल थी। कुछ जरूरी काम आने वाले थे, जिनमें हरिदास की भूमिका अहम होने वाली थी। वो उन्हें निभाएगा या फिर से बचने का कोई तरीका निकालेगा, ये कोई नहीं जानता था। उस रात महल में जो हलचल थी वो साधारण नहीं थी। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा हर रात होता था। दियों की रोशनी, पहरेदारों की आवाजाही और गलियारों में गूंजती धीमी पदचाप। लेकिन भीतर ही भीतर कुछ ऐसा घट रहा था जिसे न हरिदास ठीक से समझ पा रहा था, न ही महल के बाकी लोग। हरिदास अपने लिए दिए गए छोटे से कक्ष में बैठा था। सामने दिया जल रहा था, लेकिन उसका मन अंधेरे से भरा हुआ था। उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो किसी रास्ते के बीच खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं है। अब तक वो जिम्मेदारी से बचकर निकलता रहा था, लेकिन इस बार जिम्मेदारी उसके सामने खड़ी थी और वो उसे घूर रही थी। उसे याद आया कि बीरबल ने शाम को कहा था कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे काम होंगे
जिनमें लापरवाही की कोई जगह नहीं होगी। बीरबल ने यह भी नहीं बताया था कि वे काम क्या है, बस इतना कहा था कि तैयार रहो। यही शब्द हरिदास के मन में बार बार गूंज रहे थे। अगली सुबह बहुत जल्दी उसे जगा दिया गया। एक सेवक आया और बोला कि तुरंत दरबार में हाजिर होना है। हरिदास ने जल्दी से कपड़े बदले और भारी मन से चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि आज क्या होने वाला है। क्या फिर कोई परीक्षा होगी? क्या कोई गलती निकल आएगी? दरबार में पहुंचने पर उसने देखा कि आज सामान्य से ज्यादा लोग मौजूद हैं। कुछ चेहरे चिंतित थे, कुछ उत्सुक। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, गंभीर और शांत। बीरबल उनके पास खड़े थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर हल्की सी सख्ती थी। अकबर ने सभा शुरू होते ही कहा कि राज्य के कुछ दूर दराज इलाकों से शिकायतें आई हैं। वहां अनाज की सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कहीं अनाज समय पर नहीं पहुंचता, कहीं पहुंचता है लेकिन गलत लोगों तक चला जाता है। यह कोई बड़ा विद्रोह नहीं था, लेकिन छोटी छोटी गड़बड़ियां थी जो धीरे धीरे बड़ी समस्या बन सकती थी। अकबर ने कहा कि इस बार वे खुद देखना चाहते हैं कि व्यवस्था कैसे काम करती है। उन्होंने कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी और फिर अचानक हरिदास का नाम लिया। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा। अकबर ने कहा कि हरिदास को एक दल के साथ उन इलाकों में जाना होगा और वहां की स्थिति की जानकारी लानी होगी। साथ ही उसे यह भी देखना होगा कि जिन लोगों को काम सौंपा गया है वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं। यह सुनकर दरबार में हल्की सी हलचल हुई। कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। हरिदास खुद भी हैरान था। यह काम सिर्फ देखने सुनने का नहीं था, इसमें निर्णय लेने की जरूरत थी, सवाल पूछने की जरूरत थी और सबसे बड़ी बात जवाबदेही थी। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा कि वो कोशिश करेगा। बीरबल ने उसकी ओर देखा। उनकी नजर में एक अजीब सा भाव था, न पूरी उम्मीद न पूरी शंका। कुछ ही दिनों में दल तैयार हो गया। हरिदास को उसके साथ भेज दिया गया। जब वो महल से बाहर निकला तो पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी जा रहा है। ये एहसास नया था और थोड़ा डरावना भी। यात्रा लंबी थी। रास्ते में गांव आए, खेत दिखे, लोग मिले। हरिदास पहले कभी इस तरह ध्यान से लोगों को नहीं देखता था। उसे अब हर चेहरा सवाल लगता था। क्या ये आदमी अपना काम करता है या मेरी तरह जिम्मेदारी से बचता है? पहले गांव में पहुंचकर दल ने पंचायत से बात की। लोगों ने शिकायतें बताई, लेकिन हर बात साफ नहीं थी। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। हरिदास ने देखा कि लोग उसकी ओर देख रहे हैं, जैसे परख रहे हों कि ये आदमी सच में सुनेगा या बस औपचारिकता निभाएगा। पहली बार हरिदास ने खुद पहल की। उसने कहा कि वो हर किसी की बात सुनेगा, लेकिन बदले में सच चाहता है। उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था, लेकिन शब्द सीधे थे। धीरे धीरे कुछ लोग बोले। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ जिम्मेदार लोग काम दूसरों पर डाल देते हैं, कैसे अनाज पहुंचाने में जानबूझकर देरी की जाती है और कैसे हर कोई कह देता है कि गलती किसी और की है। हरिदास को यह सब सुनकर अजीब सा लगा। उसे लगा जैसे लोग उसकी अपनी कहानी सुना रहे हों, बस थोड़ा अलग रूप में। अगले कुछ दिनों में उसने कई जगहों पर यही देखा। कोई खुलकर जिम्मेदारी नहीं लेता था। सबके पास बहाने थे और हर बहाना किसी न किसी दूसरे पर डाल दिया जाता था। एक रात वो सो नहीं पाया। उसे लगा कि अगर वो भी यहां आकर वही करे जो वो हमेशा करता आया है, सिर्फ सुनना, सिर हिलाना और आगे बढ़ जाना, तो वो भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो कुछ अलग करेगा। उसने एक छोटे से गांव में अनाज वितरण खुद देखा। उसने हर बोरी गिनवाई, हर नाम लिखा और जब कहीं गड़बड़ी दिखी तो सीधे सवाल किया। लोग पहले चौंके, फिर घबराए और फिर कुछ ने सच स्वीकार किया। ये काम आसान नहीं था। कई लोग नाराज हुए। कुछ ने कहा कि वो जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा है। कुछ ने इशारों में धमकी भी दी।
हरिदास का डर लौट आया। उसे फिर वही पुरानी आदत याद आई, पीछे हट जाने की, किसी और को आगे करने की। लेकिन इस बार उसके पास कोई और नहीं था। वो हर शाम बीरबल की बात याद करता कि जिम्मेदारी बोझ है या अवसर, ये आदमी खुद तय करता है। धीरे धीरे उसकी रिपोर्ट तैयार होने लगी। लेकिन वो उलझन में था कि वो पूरी सच्चाई लिखे या कुछ बातें छोड़ दे। पूरी सच्चाई लिखने का मतलब था कि कई लोग मुश्किल में पड़ेंगे, और शायद वो खुद भी। यात्रा के आखिरी दिन उसे एक खबर मिली। कहा गया कि जिस इलाके में वह जा रहा है, वहां किसी बड़े व्यक्ति का नाम सामने आ सकता है। ये नाम सुनकर हरिदास के हाथ ठंडे पड़ गए। वो समझ गया कि मामला अब साधारण नहीं है। उस रात उसने बहुत देर तक सोचा, अगर वो सच लिखेगा तो परिणाम क्या होंगे? अगर वो कुछ छिपाएगा तो क्या वो फिर वही हरिदास बन जाएगा जो जिम्मेदारी से भागता है? महल लौटने का समय आया। रास्ते में उसका मन भारी था। हर कदम के साथ उसे लगता था कि वो किसी फैसले के करीब जा रहा है। लेकिन फैसला क्या होगा, ये अभी साफ नहीं था। दरबार में उसकी वापसी पर सबकी नजरें उस पर थी। अकबर शांत थे। बीरबल उसे ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करे। हरिदास ने हाथ में कागज पकड़ा। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। उसने बोलना शुरू किया। उसने जो देखा था वही कहा। कुछ बातें साफ थी, कुछ इशारों में। कुछ नाम उसने लिए, कुछ को उसने छोड़ दिया। दरबार में सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि अकबर क्या प्रतिक्रिया देंगे। अकबर ने रिपोर्ट सुनी, फिर कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस इतना कहा कि वे इस पर विचार करेंगे। सभा खत्म हो गई। हरिदास बाहर निकला तो उसे लगा कि उसने कोई पहाड़ नहीं, बल्कि एक छोटा सा कदम उठाया है। लेकिन वो कदम किस दिशा में है, ये अभी तय नहीं था। बीरबल उसके पास आए और बोले, आज तुमने क्या किया, ये सिर्फ अकबर नहीं, तुम खुद भी समझने की कोशिश करना। हरिदास ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल ही सवाल थे। रात फिर से आई। महल फिर शांत दिखने लगा। लेकिन इस शांति के नीचे कुछ पक रहा था। कुछ फैसले, कुछ बदलाव, और शायद कुछ नई मुश्किलें। हरिदास अपने कक्ष में बैठा दिए को देख रहा था। दिया जल रहा था, लेकिन कभी कभी हवा से उसकी लौ हिल जाती थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी उसी दिए की तरह है। जल तो रही है, लेकिन स्थिर नहीं है। रात गहरी होती चली गई थी। महल के आंगन में जलते दियों की रोशनी अब कम दिखाई देने लगी थी। पहरेदारों की आवाज भी धीमी हो गई थी, जैसे पूरी दुनिया सोने की तैयारी में हो। लेकिन हरिदास की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कक्ष में बैठा था। सामने वही दिया जल रहा था, और उसके मन में वही सवाल घूम रहा था। क्या उसने सही किया, या फिर वही गलती दोहरा दी जो वो हमेशा करता आया था, बस इस बार थोड़ा अलग तरीके से। उसकी रिपोर्ट अकबर के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन अकबर ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। न डांट, न सराहना, न कोई आदेश। यही चुप्पी हरिदास को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। अगर अकबर कुछ कहते तो कम से कम ये साफ हो जाता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये अनकहा ठहराव उसे भीतर से बेचैन कर रहा था। अगली सुबह महल में एक अलग ही माहौल था। सेवकों के चेहरे गंभीर थे। कुछ दरबारी समूह बनाकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। हरिदास जब गलियारे से गुजरा तो उसने महसूस किया कि लोग उसे देखकर चुप हो जाते हैं। ये पहली बार था जब वो लोगों के ध्यान का केंद्र बना था, और ये ध्यान उसे भारी लग रहा था। उसे बुलावा नहीं आया, लेकिन उसे ये भी नहीं कहा गया कि वो अपने कक्ष में रहे। ये अनिश्चितता उसके लिए नई थी। अब तक उसके जीवन में चीजें सरल थी। काम आया, वो बचा। सवाल उठा, वो निकल गया। लेकिन अब वो कहीं फंसा हुआ था, बीच में। दोपहर के समय बीरबल ने उसे बुलवाया। ये बुलावा अचानक था। हरिदास के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बीरबल के कक्ष की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका मन
अलग अलग अंदाजे लगाने लगा। बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने कुछ कागज फैले थे। उन्होंने हरिदास को बैठने का इशारा किया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर बीरबल ने बहुत साधारण स्वर में पूछा, यात्रा से थक गए हो? हरिदास ने हां में सिर हिलाया। बीरबल ने फिर पूछा, जो देखा वो उम्मीद के अनुसार था? हरिदास ने इस बार जवाब देने में देर की। फिर बोला, कुछ वैसा ही था जैसा मैं सोच रहा था, और कुछ वैसा जैसा मैं नहीं देखना चाहता था। बीरबल ने उसकी ओर देखा, जैसे उसके भीतर झांकने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, बस इतना कहा, कभी कभी जो हम नहीं देखना चाहते वही सबसे जरूरी होता है। फिर उन्होंने हरिदास को जाने का इशारा कर दिया। न कोई आदेश, न कोई सलाह। यह भी हरिदास के लिए नया था। उसे लगा था कि बीरबल कुछ कहेंगे, कोई दिशा देंगे, लेकिन यहां भी वही अधूरापन। अगले कुछ दिन इसी तरह बीते। हरिदास को छोटे मोटे काम दिए जाते रहे, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं। ये उसे और बेचैन कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ उसकी रिपोर्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन कोई उसे साफ नहीं बता रहा कि आगे क्या होगा। एक शाम अकबर ने दरबार बुलाया। ये नियमित दरबार नहीं था, केवल चुनिंदा लोग बुलाए गए थे। हरिदास का नाम भी सूची में था। ये सुनते ही उसके मन में फिर वही डर जाग उठा। दरबार में माहौल गंभीर था। अकबर शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने सबकी बातें सुनी, फिर अचानक हरिदास की ओर देखा। तुम्हारी रिपोर्ट पर हमने विचार किया है, अकबर ने कहा। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा। तुमने जो लिखा वो अधूरा है, अकबर ने आगे कहा। यह सुनते ही हरिदास के भीतर कुछ टूट सा गया। उसे लगा कि शायद वो फिर असफल हो गया, लेकिन अकबर ने बात पूरी की। अधूरा इसलिए नहीं कि तुमने गलत लिखा, बल्कि इसलिए कि तुमने पूरी सच्चाई नहीं लिखी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हरिदास ने सिर झुका लिया। वो कुछ बोल नहीं पाया। अकबर ने कहा, हम ये नहीं पूछेंगे कि तुमने कुछ बातें क्यों छोड़ी। हम बस ये जानना चाहते हैं कि अगर तुम्हें फिर मौका दिया जाए तो क्या तुम वही करोगे? ये सवाल साधारण लग रहा था, लेकिन हरिदास समझ गया कि ये उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जहां पनाह, मैं नहीं जानता। अकबर ने भौहें उठाई। तुम नहीं जानते? हरिदास ने हिम्मत जुटाई। क्योंकि मैं अब भी सीख रहा हूं कि जिम्मेदारी क्या होती है। मैं डरता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि भागते रहना समाधान नहीं है। अकबर ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हें फिर मौका मिलेगा। यह सुनकर दरबार में हल्की हलचल हुई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इसके बाद हरिदास को एक नया काम सौंपा गया। इस बार उसे किसी दूर इलाके में नहीं भेजा गया, बल्कि महल के भीतर ही एक जिम्मेदारी दी गई। कुछ ऐसी जिम्मेदारी जिसमें कई लोगों का काम जुड़ा हुआ था। अगर वो चूका तो सिर्फ वो नहीं, और लोग भी प्रभावित होंगे। हरिदास समझ गया कि ये परीक्षा पहले से अलग है। यहां वो अकेला नहीं है, यहां उसके फैसलों का असर दूसरों पर पड़ेगा। शुरुआत में उसने बहुत सावधानी बरती, हर बात लिखी, हर आदेश सोच समझ कर दिया। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि हर चीज पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है। कहीं न कहीं उसे दूसरों पर भरोसा करना ही पड़ेगा। यही वो जगह थी जहां उसका डर फिर जाग उठा। भरोसा करना मतलब जिम्मेदारी बांटना, और जिम्मेदारी बांटना मतलब जोखिम। एक दिन एक छोटी सी गलती हो गई। वो गलती बड़ी नहीं थी, लेकिन उसे छिपाया जा सकता था। हरिदास के सामने वही पुराना रास्ता था। गलती को नजरअंदाज करना, किसी और पर डाल देना, या चुपचाप आगे बढ़ जाना। उसने पूरी रात सोचा। सुबह तक वह किसी फैसले पर नहीं पहुंचा। सुबह होते ही वो सीधे बीरबल के पास गया। ये पहली बार था जब वो खुद किसी के पास सलाह लेने गया था। बीरबल ने उसकी बात सुनी, फिर पूछा,
तुम क्या चाहते हो, सही दिखना या सही होना? ये सवाल हरिदास के भीतर उतर गया। उस दिन उसने गलती को स्वीकार किया। परिणाम तुरंत नहीं आए, कोई सजा नहीं मिली, लेकिन भरोसे में हल्की सी दरार जरूर पड़ी। दिन बीतते गए, हरिदास बदल रहा था, लेकिन ये बदलाव सीधा नहीं था। कभी वो आगे बढ़ता, कभी पीछे हटता। कभी उसे लगता कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, और कभी उसे डर लगता कि वो फिर वही बन जाएगा। महल में कुछ लोग उसे पसंद करने लगे थे, कुछ अब भी उस पर शक करते थे। यही शक कहानी को और उलझा रहा था। एक दिन अचानक एक नई खबर आई, उसी इलाके से जहां वो पहले गया था। कुछ बातें फिर से बिगड़ रही थी। इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर था। अकबर ने फिर से विचार करना शुरू किया। बीरबल ने कुछ सुझाव दिए, और हरिदास, जो अब पहले जितना अनदेखा नहीं था, फिर से चर्चा में आ गया। उसके सामने फिर वही रास्ता था, पीछे हटने का या आगे बढ़ने का। लेकिन इस बार फर्क ये था कि अब पीछे हटना आसान नहीं था। रात को वो फिर अपने कक्ष में बैठा दिए को देख रहा था। लौ फिर हिल रही थी, बाहर हवा तेज थी। उसने सोचा, क्या वो सच में बदल रहा है या बस परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल रहा है? क्या जिम्मेदारी अब उसके लिए बोझ कम और सच ज्यादा बन रही है? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं था। महल में अगले दिन क्या फैसला होगा, ये कोई नहीं जानता था। हरिदास को फिर बुलाया जाएगा या नहीं, ये भी साफ नहीं था। महल की वो सुबह कुछ अलग थी। सूरज रोज की तरह निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई लग रही थी। गलियारों में चलने वाले सेवक धीमे कदम रख रहे थे, जैसे जमीन भी उनकी आवाज सुनकर कोई राज न उगल दे। हरिदास अपने कक्ष से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि आज हवा में सवाल है, जवाब नहीं। उसे अब तक ये समझ आ चुका था कि महल में चुप्पी अक्सर सबसे बड़ा संकेत होती है। जब सब कुछ साफ साफ कहा जाता है, तब डर कम होता है, लेकिन जब फैसले रुके रहते हैं, तब मन खुद ही डर पैदा कर लेता है। आज उसे किसी ने बुलाया नहीं था, फिर भी वो खाली नहीं था। उसे उस नए काम की जिम्मेदारी निभानी थी जो उसे दी गई थी। कई लोग उसके अधीन काम कर रहे थे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले वो बस खुद से भागता था। अब दूसरों के फैसलों का भार भी उसके कंधों पर था। वो काम शुरू करने बैठा, लेकिन मन बार बार भटक रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं कोई उसे देख रहा है, कोई उसके हर कदम को परख रहा है। ये डर नया था, लेकिन शायद जरूरी भी। दोपहर तक एक छोटी सी बात सामने आई। एक सेवक ने आकर बताया कि कुछ सामान समय पर नहीं पहुंचा है। ये सामान जरूरी था, लेकिन उसकी कमी से तुरंत कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था। हरिदास के सामने वही पुराना सवाल खड़ा हो गया। क्या वह इसे अभी बताए या बाद में? क्या वह इसे अपनी जिम्मेदारी माने या किसी और की लापरवाही कहकर आगे बढ़ जाए? उसने उस सेवक से कहा कि वो पूरी बात लिख कर लाए। सेवक हैरान था। पहले तो हरिदास कभी इतनी बारीकी से कुछ नहीं पूछता था। कुछ देर बाद कागज आया। हरिदास ने पढ़ा। गलती साफ थी, और वो गलती उस आदमी की थी जिसे हरिदास ने खुद चुना था। उसके मन में एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया। अगर वो ये बात ऊपर तक पहुंचाता है तो उस आदमी पर असर पड़ेगा। अगर वो नहीं पहुंचाता तो ये उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कागज अपने पास रख लिया। शाम को बीरबल उससे मिलने आए। ये मुलाकात अचानक थी, बिना किसी सूचना के। बीरबल ने कमरे में चारों ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, लगता है तुम बहुत सोच रहे हो। हरिदास ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सोचना अब आदत बनती जा रही है। बीरबल कुर्सी पर बैठ गए। ये अच्छी आदत है, अगर सोच के साथ फैसला भी आए। हरिदास कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कागज बीरबल की ओर बढ़ा दिया। बीरबल ने उसे पढ़ा। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया। तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने पूछा।
हरिदास ने जवाब नहीं दिया। शायद उसके पास जवाब था ही नहीं। बीरबल ने कागज वापस कर दिया। कभी कभी सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि आसान और मुश्किल के बीच चुनाव होता है, ये कहकर वे चले गए। रात को हरिदास देर तक जागता रहा। दिए की लौ स्थिर थी, लेकिन उसका मन नहीं। उसे लगा कि अगर वो आज चुप रहा तो वो फिर वही हरिदास बन जाएगा जो जिम्मेदारी से बचता था। लेकिन अगर वो बोलेगा तो वो खुद मुसीबत बुलाएगा। अगली सुबह उसने फैसला किया। उसने वो बात ऊपर तक पहुंचाई। न कोई सफाई दी, न कोई बहाना, बस तथ्य रख दिए। परिणाम तुरंत नहीं आया, लेकिन कुछ लोग बदल गए। कुछ ने उससे दूरी बना ली, कुछ ने उसे नए नजरिए से देखना शुरू किया। हरिदास समझ गया कि जिम्मेदारी सिर्फ काम नहीं बदलती, रिश्ते भी बदलती है। दिन बीतते गए। उसके फैसलों से कभी प्रशंसा मिली, कभी आलोचना। वो हर आलोचना को दिल पर लेने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी पुरानी आदत सिर उठाने लगती। उसे लगता कि अगर वो फिर पीछे हट जाए तो सब आसान हो जाएगा। इसी बीच एक और खबर आई। वही इलाका, वही पुरानी गड़बड़ियां, लेकिन इस बार लोग खुलकर बोल रहे थे। शायद पहली रिपोर्ट का असर था। अकबर ने फिर से चर्चा बुलाई। इस बार माहौल और गंभीर था। हरिदास को बुलाया गया। अकबर ने उससे सीधे सवाल नहीं किए। उन्होंने बस कहा कि स्थिति फिर बिगड़ रही है और इस बार समाधान आसान नहीं होगा। हरिदास ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ देखने वाला नहीं रहा, वो इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। उसे फिर से जाने को कहा गया। इस बार अकेले नहीं, लेकिन जिम्मेदारी उसी की थी। यात्रा शुरू हुई। रास्ते वही थे, लेकिन नजरिया बदल चुका था। गांव के लोग अब उसे पहचानते थे। कुछ उम्मीद से देखते थे, कुछ डर से। उसने हर जगह सुना, देखा और नोट किया, लेकिन इस बार एक बात साफ थी। हर समस्या की जड़ में वही आदत थी जिससे वो खुद भागता रहा था, जिम्मेदारी से बचना। एक जगह उसने देखा कि लोग जानबूझकर फैसला टाल रहे हैं। कोई सामने नहीं आना चाहता था। सबको डर था कि अगर कुछ गलत हुआ तो उंगली उन्हीं पर उठेगी। हरिदास ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि शब्दों से ज्यादा जरूरी उदाहरण होते हैं। उसने खुद एक छोटा सा फैसला लिया। उसका असर तुरंत दिखा। कुछ लोग आगे आए, कुछ ने विरोध किया। रात को उसके पास एक आदमी आया। उसने धीरे से कहा कि अगर हरिदास ज्यादा सवाल पूछता रहा तो उसे नुकसान हो सकता है। ये सीधी धमकी नहीं थी, लेकिन संकेत साफ था। हरिदास को पहली बार लगा कि जिम्मेदारी सिर्फ बोझ नहीं, खतरा भी है। वो उस रात सो नहीं पाया। उसे लगा कि अगर वो पीछे हटेगा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो आगे बढ़ेगा तो रास्ता और मुश्किल होगा। अगले दिन उसने काम जारी रखा। धीरे धीरे कुछ सच्चाइयां सामने आने लगी, कुछ नाम उभरने लगे। ये नाम छोटे नहीं थे। हरिदास समझ गया कि अब मामला उसके बस का नहीं रहा। वो वापस लौटने लगा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि वो अकबर को क्या बताएगा, पूरी सच्चाई या वही सच्चाई जो कही जा सके। महल पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। अकबर पहले से ज्यादा गंभीर थे। बीरबल शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। हरिदास ने अपनी बात रखी। उसने इस बार कुछ नहीं छिपाया, लेकिन उसने ये भी कहा कि हर सच्चाई का समय होता है। अकबर ने ध्यान से सुना, फिर कहा कि फैसले जल्द नहीं होंगे। हरिदास बाहर आया तो उसे लगा कि उसने फिर एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन ये कदम उसे कहाँ ले जाएगा, ये साफ नहीं था। महल में रात उतरी। फिर वही दिया, वही लौ, लेकिन हरिदास अब पहले जैसा नहीं था। वो जानता था कि कहानी अभी आधी भी नहीं हुई है। आगे और फैसले होंगे, और शायद और भी कठिन, क्योंकि जिम्मेदारी से बचने वाला आदमी जब जिम्मेदारी उठाता है तो वो सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भविष्य भी बदल देता है। और यही बदलाव सबसे ज्यादा अनिश्चित होता है। महल की वह रात बहुत शांत थी।
लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सा बोझ छिपा हुआ था। जैसे हवा तक जानती हो कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो कई लोगों की सोच बदल देगा। हरिदास अपने कक्ष में बैठा था। सामने दिया जल रहा था, लेकिन आज उसकी लौ उसे डरावनी नहीं लग रही थी। आज उसे बस यही लग रहा था कि ये लौ उसकी तरह है, कभी स्थिर, कभी हिलती हुई, लेकिन बुझी नहीं। उसके मन में अब भी अकबर के शब्द गूंज रहे थे, फैसले जल्द नहीं होंगे। ये शब्द सीधे थे, लेकिन इनके पीछे बहुत कुछ छिपा था। हरिदास समझ रहा था कि ये सिर्फ समय लेने की बात नहीं है, बल्कि ये परखने की बात है। शायद अकबर ये देखना चाहते थे कि हरिदास दबाव में क्या करता है। शायद बीरबल भी यही देख रहे थे। अगली सुबह महल में सामान्य कामकाज शुरू हुआ, लेकिन हरिदास के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। उसे फिर वही जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस बार उसके नीचे काम करने वाले लोग बदले हुए थे। कुछ नए चेहरे थे, कुछ पुराने। पुराने चेहरों में से कुछ ऐसे थे जिनकी आंखों में भरोसा कम और सावधानी ज्यादा थी। हरिदास ने सबको इकट्ठा किया और बहुत सरल शब्दों में कहा कि काम जैसा है वैसा ही होगा, न कम न ज्यादा। उसने किसी को डराया नहीं, नहीं बड़े बड़े वादे किए। बस इतना कहा कि जो होगा उसकी जिम्मेदारी ली जाएगी। कुछ लोग ये सुनकर चुप रहे, कुछ ने सिर हिलाया, लेकिन हरिदास समझ गया कि सिर हिलाना और दिल से मानना दोनों अलग बातें हैं। दिन बीतने लगे। हर दिन कोई न कोई छोटी बात सामने आती। कभी किसी ने जानकारी छिपाई, कभी किसी ने देर कर दी, कभी किसी ने ये मानने से इनकार कर दिया कि गलती उसकी है। हरिदास हर बार रुकता, सोचता और फिर फैसला करता। कभी वो सख्त होता, कभी नरम, लेकिन अब वो भागता नहीं था। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि हरिदास बदल गया है। कुछ लोग ये बात अच्छे अर्थ में कह रहे थे, कुछ बुरे में। कुछ को ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले हरिदास से काम निकालना आसान था। अब वो सवाल पूछता था। एक दिन एक बुजुर्ग सेवक उसके पास आया। वो बहुत समय से महल में काम कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, बहुत आगे मत जाइए। हरिदास ने उसकी ओर देखा। क्यों? बुजुर्ग ने चारों ओर देखा, फिर बोला, यहां कुछ लोग हैं जिन्हें सवाल पसंद नहीं आते। वे ऊपर दिखते हैं, लेकिन भीतर कुछ और है। हरिदास समझ गया कि ये वही बात है जिसका संकेत उसे पहले भी मिला था। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया, लेकिन मन में एक और चिंता जुड़ गई। उसी शाम बीरबल ने उसे फिर बुलाया। इस बार उनका स्वर पहले से ज्यादा गंभीर था। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें सीधे अकबर तक पहुंची हैं। ये शिकायतें हरिदास के खिलाफ नहीं थी, लेकिन उसके काम के तरीके के खिलाफ थी। हरिदास ने पूछा, मैंने कुछ गलत किया? बीरबल ने कहा, गलत और सही अभी तय नहीं हुआ है। सवाल यह है कि तुम किसे नाराज कर रहे हो। ये बात हरिदास को चुभ गई। उसने धीरे से कहा, अगर कोई जिम्मेदारी निभाने से नाराज होता है तो मैं क्या कर सकता हूं? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर रास्ते की कीमत होती है। उस रात हरिदास देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि शायद वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से लौटना आसान नहीं है, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि लौटने की इच्छा अब उसके भीतर उतनी मजबूत नहीं रही। अगले कुछ दिनों में स्थिति और उलझने लगी। जिन इलाकों से शिकायतें आई थी, वहां से अब नई खबरें आने लगी। कुछ काम सुधर रहे थे, कुछ और बिगड़ रहे थे। कुछ लोग खुलकर सामने आ रहे थे, लेकिन कुछ और ज्यादा छिपने लगे थे। हरिदास को फिर वहां जाने का आदेश मिला। इस बार ये आदेश छोटा नहीं था। अकबर ने साफ कहा कि इस बार जो देखा जाए वो बिना डर के बताया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हर शब्द का असर होगा। यात्रा फिर शुरू हुई। रास्ते वही थे, लेकिन इस बार हरिदास अकेला महसूस कर रहा था। उसके साथ लोग थे, लेकिन भरोसे की भावना कम थी। हर गांव में लोग उसे अलग नजर से देख रहे थे।
कुछ उम्मीद से, कुछ शक से, कुछ डर से। एक गांव में उसने देखा कि पंचायत के लोग महीनों से किसी फैसले को टाल रहे थे। बात छोटी थी, लेकिन उसे सुलझाने की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता था। हरिदास ने उनसे पूछा कि वे क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं। एक आदमी बोला, अगर फैसला गलत हुआ तो दोष हमारा होगा। हरिदास ने पूछा, और अगर फैसला न हुआ तो? सब चुप हो गए। उस दिन हरिदास ने पंचायत को मजबूर नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि वो 2 दिन बाद लौटेगा और तब तक वे खुद तय करें। उसने ये भी कहा कि वो फैसले के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो जैसा भी हो। ये बात लोगों के लिए नई थी। कोई बाहरी आदमी आकर जिम्मेदारी लेने को तैयार था। 2 दिन बाद जब वो लौटा तो फैसला हो चुका था। वो फैसला सही था या गलत, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ थी, डर टूटना शुरू हो गया था। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हुआ। एक दूसरे इलाके में हालात और बिगड़ गए। वहां कुछ लोग खुले तौर पर विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि हरिदास जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा है। एक रात उसे खबर मिली कि कुछ लोग आपस में उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये बात सीधे खतरे की नहीं थी, लेकिन इशारा साफ था। हरिदास उस रात बहुत देर तक जागा रहा। उसने सोचा कि अगर वो अब पीछे हट जाए तो शायद सब शांत हो जाए। लेकिन उसने ये भी सोचा कि अगर वो पीछे हटा तो वो खुद को क्या जवाब देगा। सुबह उसने फिर काम शुरू किया। धीरे धीरे कुछ बड़े नाम सामने आने लगे। ये नाम ऐसे थे जिनके बारे में खुलकर बोलना आसान नहीं था। हरिदास समझ गया कि अब उसकी परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की परीक्षा है। वो महल लौट आया। इस बार उसकी चाल धीमी थी, लेकिन कदम दृढ़ थे। दरबार में उसने जो देखा और समझा वो बताया। उसने कुछ नाम लिए, कुछ संकेत दिए। उसने साफ कहा कि अगर अब भी जिम्मेदारी नहीं ली गई तो हालात और बिगड़ेंगे। अकबर ने सब सुना। दरबार में सन्नाटा था। किसी ने कुछ नहीं कहा। अकबर ने आखिर में बस इतना कहा, समय लगेगा। हरिदास बाहर निकला। उसे न राहत मिली, न डर गया। उसे बस ये एहसास हुआ कि अब वो कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि कहानी की दिशा बन चुका है। रात फिर आई। दिया फिर जला, लेकिन अब हरिदास दिए को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह भी जानता था कि यह रास्ता उसका है। आगे क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। शायद कुछ लोग गिरेंगे, शायद कुछ उठेंगे, शायद हरिदास खुद भी किसी मोड़ पर डगमगाए। क्योंकि जिम्मेदारी का रास्ता सीधा नहीं होता, और जो आदमी कभी उससे भागता था वो अब उसके बीच खड़ा है। महल की वो सुबह पहले जैसी नहीं थी। सूरज निकला तो जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक ठहराव था, जैसे समय खुद कुछ सोच रहा हो। हरिदास अपने कक्ष से बाहर आया तो उसे लगा कि आज सब कुछ बहुत शांत है। ये शांति उसे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि और ज्यादा बेचैन कर रही थी। अब वो महल में नया नहीं रहा था। लोग उसे पहचानने लगे थे। उसके फैसलों पर चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग उसे उदाहरण की तरह देखने लगे थे, तो कुछ उसे खतरे की तरह। हरिदास ये सब समझता था, लेकिन अब वो इससे भाग नहीं सकता था। उस दिन उसे कोई बड़ा आदेश नहीं मिला। बस रोजमर्रा के काम चलते रहे। लेकिन इसी साधारण दिन में उसे महसूस हुआ कि असली परीक्षा अक्सर साधारण दिनों में ही होती है। बड़े फैसले अचानक नहीं आते, वे छोटे छोटे मौकों से बनते हैं। दोपहर के समय एक खबर आई कि जिन इलाकों में उसने पिछली बार दौरा किया था, वहां फिर से अनाज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार लोग आपस में ही उलझ रहे थे। कोई साफ नहीं कह रहा था कि गलती किसकी है। हर कोई यही कह रहा था कि हमने तो वही किया जो हमें कहा गया था। हरिदास ने ये खबर सुनी और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, क्या किसी ने ये कहा कि फैसला किसने लिया? सेवक ने सिर हिलाया। नहीं, सब यही कह रहे हैं कि फैसला तो ऊपर से आया था। ये सुनकर हरिदास समझ गया
कि जिम्मेदारी फिर से हवा में तैर रही है, किसी के हाथ में नहीं है। उसने अकबर को तुरंत कुछ नहीं बताया। उसने पहले खुद समझने का फैसला किया। उसने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और उनसे विस्तार से पूछा। बातों से साफ था कि हर कोई खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। शाम को वो बीरबल से मिला। इस बार बातचीत लंबी नहीं थी, लेकिन गहरी थी। बीरबल ने कहा, जब जिम्मेदारी सबकी होती है, तब असल में किसी की नहीं होती। हरिदास ने पूछा, तो फिर समाधान क्या है? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, कभी कभी समाधान से पहले उलझन जरूरी होती है। रात को हरिदास देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि वो अब सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बनता जा रहा है। लोग उसे देखकर ये तय कर रहे थे कि जिम्मेदारी ली जा सकती है या नहीं। अगले दिन उसे फिर यात्रा पर जाने का आदेश मिला। इस बार आदेश छोटा था, लेकिन साफ था। जाओ, देखो, समझो, और इस बार किसी को खुश करने की कोशिश मत करना। हरिदास ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे वही खेत, वही गांव, वही लोग मिले, लेकिन इस बार बातचीत का तरीका बदला हुआ था। लोग उससे खुलकर बात कर रहे थे, लेकिन हर बात के पीछे डर था। एक गांव में एक आदमी ने उससे कहा, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। हरिदास ने पूछा, किससे? आदमी ने कहा, गलत होने से। हरिदास ने पहली बार खुलकर कहा, गलत होना उतना बुरा नहीं है जितना कुछ न करना। ये बात कुछ लोगों को छू गई, कुछ को नहीं, लेकिन बीज बोया जा चुका था। अगले कुछ दिनों में हरिदास ने देखा कि जहां उसने भरोसा दिखाया, वहां लोग आगे आए। जहां उसने सख्ती दिखाई, वहां काम तो हुआ, लेकिन दिल नहीं जुड़े। एक रात उसे फिर चेतावनी मिली। इस बार चेतावनी साफ नहीं थी, लेकिन इशारा मजबूत था। कहा गया कि कुछ लोग उसकी वजह से नुकसान में जा रहे हैं, और अगर वो नहीं रुका तो हालात बिगड़ सकते हैं। हरिदास पहली बार डरा नहीं, लेकिन वो सतर्क हो गया। उसे लगा कि ये कहानी अब सिर्फ नैतिकता की नहीं रही, ये शक्ति और व्यवस्था की कहानी बनती जा रही थी। वो महल लौटा। अकबर ने उसे बुलाया। इस बार दरबार छोटा था। अकबर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम अब भी वही सोचते हो? हरिदास ने कहा, मैं अब भी सीख रहा हूं। अकबर ने सिर हिलाया। उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया। दिन बीतते गए। महल में चर्चाएं बढ़ने लगी। कुछ लोग चाहते थे कि हरिदास को और जिम्मेदारी दी जाए। कुछ चाहते थे कि उसे रोका जाए। हरिदास ये सब सुनता था, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता था। वो अब समझ गया था कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। एक दिन अचानक एक बड़ी खबर आई, उसी इलाके से जहां से पहले सब शुरू हुआ था। इस बार मामला साधारण नहीं था। लोगों ने खुलकर आरोप लगाए थे, नाम लिए गए थे। महल में हलचल मच गई। अकबर गंभीर थे, बीरबल शांत थे। हरिदास को बुलाया गया। उससे पूछा गया कि वो क्या सोचता है। हरिदास ने कहा, अब पीछे हटने का समय नहीं है। ये सुनकर कुछ लोग चौंक गए। अकबर ने कहा, पीछे हटना और आगे बढ़ना दोनों के परिणाम होते हैं। हरिदास ने सिर झुकाया। मैं जानता हूं। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन यह साफ हो गया कि अगला कदम बहुत बड़ा होगा। रात को हरिदास फिर अपने कक्ष में बैठा। दिया जल रहा था। बाहर हवा तेज थी। उसे लगा कि यह हवा सिर्फ मौसम की नहीं है, बदलाव की है। वो जानता था कि अगला दिन आसान नहीं होगा। शायद वो जीत जाएगा, शायद हार जाएगा, शायद वो फिर डगमगाएगा। लेकिन एक बात साफ थी, अब वो जिम्मेदारी से भागने वाला आदमी नहीं रहा। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। महल के आंगन में लगे पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी हो चली थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन हरिदास के मन में बेचैनी की गर्मी थी। वो अपने कक्ष की खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। बाहर सब कुछ शांत था, मगर उसे लग रहा था जैसे इस शांति के पीछे कोई बड़ी हलचल छिपी है।
आज दिन भर महल में अजीब सी गतिविधि रही थी। लोग कम बोल रहे थे, ज्यादा इशारों में बातें हो रही थी। हरिदास जहां से भी गुजरा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पीछे चर्चा रुक जाती है। पहले वो इन बातों से बचने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो जानता था कि ये सब उसके कारण ही हो रहा है। उसे याद आया कि कुछ समय पहले वो कैसा था। कोई भी जिम्मेदारी आती तो वो रास्ता बदल लेता। किसी की मदद करनी हो तो वो बीमार पड़ जाता। कोई सवाल हो तो वो चुप हो जाता। तब उसे लगता था कि यही समझदारी है, खुद को मुसीबत से बचाना। लेकिन अब वही आदत उसके सामने आई और उसे कमजोरी लगी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। हरिदास ने पलटकर देखा। एक युवा सेवक खड़ा था। उसने धीरे से कहा, आपको बुलावा आया है। कहा? हरिदास ने पूछा। अभी नहीं बताया गया है, बस कहा गया है कि तैयार रहें। सेवक चला गया। हरिदास वही खड़ा रह गया। तैयार रहें, ये शब्द उसे भीतर तक हिला गया। ये साफ नहीं था कि किसके लिए तैयार रहना है, खुद के लिए, किसी फैसले के लिए या किसी मुसीबत के लिए। कुछ देर बाद दूसरा संदेश आया। इस बार साफ कहा गया था कि अगली सुबह उसे दरबार में बुलाया जाएगा। ये सुनकर हरिदास की रात और लंबी हो गई। वो सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद दूर रही। उसके मन में तरह तरह की बातें घूमती रहीं। क्या अकबर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या बीरबल ने कुछ सलाह दी है? क्या वह फिर किसी यात्रा पर भेजा जाएगा या फिर उससे कुछ छीन लिया जाएगा? सुबह होने में बहुत समय लगा। जब पहली रोशनी खिड़की से भीतर आई, तब हरिदास ने राहत की सांस ली। कम से कम अब इंतजार खत्म होगा। वो समय से पहले ही दरबार पहुंच गया। आज दरबार में भीड़ कम थी। वही चुनिंदा चेहरे, जिनकी मौजूदगी किसी बड़े फैसले का संकेत देती थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर वही गंभीरता। बीरबल पास में खड़े थे, शांत और गहरे सोच में डूबे हुए। हरिदास ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपनी जगह खड़ा हो गया। कुछ देर तक दरबार में और बातें होती रही। फिर अकबर ने हरिदास की ओर देखा। उनकी नजर में न गुस्सा था, न प्रशंसा, बस गहराई। तुम्हें याद है? अकबर बोले, हमने पिछली बार क्या कहा था? हरिदास ने सिर हिलाया। जहांपनाह ने कहा था कि फैसले जल्द नहीं होंगे। अकबर ने कहा, और अब समय आ रहा है कि कुछ फैसले लिए जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, लेकिन यह फैसला सिर्फ हमारा नहीं होगा। हरिदास चौंका। उसने पहली बार अकबर की आंखों में सीधा देखा। यह फैसला उन लोगों के लिए भी होगा, अकबर बोले, जो जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो जिम्मेदारी उठाते हुए अकेले पड़ जाते हैं। बीरबल ने हल्के से हरिदास की ओर देखा। उनकी नजर में चेतावनी भी थी और भरोसा भी। अकबर ने आदेश दिया कि हरिदास को फिर एक काम सौंपा जाएगा, लेकिन इस बार यह काम सिर्फ देखने सुनने का नहीं होगा। इस बार उसे एक ऐसे काम की जिम्मेदारी दी जाएगी जिसमें फैसले तुरंत लेने होंगे और उनके परिणाम भी तुरंत सामने आएंगे। ये सुनकर हरिदास के मन में डर और उत्साह दोनों जाग उठे। उसने सिर झुकाकर कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा। अकबर ने कहा, कोशिश से आगे की बात भी आएगी। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन हरिदास के लिए असली शुरुआत वहीं से हुई। उसे बताया गया कि राज्य के कुछ हिस्सों में लोग अब सीधे शिकायतें नहीं कर रहे, बल्कि अपने अपने हिसाब से काम रोक रहे हैं। कहीं अनाज नहीं बांटा जा रहा, कहीं कर जमा नहीं हो रहा, कहीं लोग पंचायतों में आना बंद कर रहे हैं। ये कोई खुला विद्रोह नहीं था, लेकिन ये चुप विद्रोह ज्यादा खतरनाक था। हरिदास को इन इलाकों में भेजा गया, लेकिन इस बार उसके पास ज्यादा अधिकार थे, साथ ही ज्यादा जिम्मेदारी भी। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में उसने देखा कि गांव वही है, लोग वही हैं, लेकिन उनके चेहरे बदले हुए हैं। पहले लोग शिकायत करते थे, अब वे चुप रहते थे। ये चुप्पी हरिदास को डराने लगी। एक गांव में उसने लोगों को इकट्ठा किया और सीधी बात कही। उसने कहा कि अगर कोई बात है तो खुलकर कहें,
लेकिन लोग एक दूसरे की ओर देखते रहे, किसी ने मुंह नहीं खोला। तब एक बुजुर्ग औरत आगे आई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने कहा कि जब भी कोई आगे आता है, उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। जब गलती होती है तो सब उंगली उसी पर उठाते हैं, इसलिए अब कोई आगे नहीं आना चाहता। हरिदास ने उस औरत की बात सुनी और चुप रहा। वो समझ गया कि ये समस्या सिर्फ नियमों की नहीं है, भरोसे की है। उस दिन उसने कोई आदेश नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि वो 2 दिन यही रुकेगा और जो भी बात कहना चाहे आकर कह सकता है। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी बस 2 लोग आए, लेकिन तीसरे दिन कुछ और लोग आए। धीरे धीरे बातें बाहर आने लगी। हरिदास ने सब सुना। उसने कहीं वादा नहीं किया, कहीं धमकी नहीं दी। बस ये कहा कि जो भी फैसला होगा वो अकेले किसी पर नहीं डाला जाएगा। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। कुछ फैसले लिए गए, कुछ काम शुरू हुए, कुछ लोग सामने आए, और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, विरोध भी बढ़ने लगा। एक रात हरिदास को खबर मिली कि कुछ लोग उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि ये बदलाव आए। उन्हें पुरानी व्यवस्था में ही फायदा था, जहां जिम्मेदारी धुंधली रहती थी। हरिदास को पहली बार सचमुच डर लगा। ये डर सजा का नहीं था, बल्कि असफल होने का था। उसे लगा कि अगर वो यहां टूट गया तो वो सिर्फ खुद को नहीं, उन सबको तोड़ देगा जिन्होंने थोड़ा सा भरोसा किया है। उसने उसी रात फैसला किया कि वो वापस महल जाएगा और अकबर को पूरी स्थिति बताएगा। लेकिन रास्ते में उसे रोक लिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि अभी जाना ठीक नहीं है, कुछ ने इशारों में कहा कि रुकना ही बेहतर है। हरिदास समझ गया कि वो अब एक मोड़ पर है। अगर वो रुका तो शायद हालात संभल जाए, या शायद और बिगड़ जाए। अगर वो गया तो शायद सब खुल जाएगा, या शायद सब खत्म हो जाए। वो पूरी रात सोचता रहा। सुबह होने तक उसने कोई फैसला नहीं लिया था। सुबह सूरज निकला, गांव जागा, लोग अपने काम में लगे। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर सब कुछ असामान्य था। हरिदास ने अपने घोड़े को देखा, फिर गांव की ओर देखा, फिर आकाश की ओर। वो जानता था कि जो भी वो करेगा उसके असर दूर तक जाएंगे। लेकिन ये भी जानता था कि अब चुप रहना सबसे आसान और सबसे गलत रास्ता होगा। हरिदास उस सुबह बहुत देर तक घोड़े के पास खड़ा रहा। सूरज अब ऊपर आ चुका था। उसकी रोशनी गांव की कच्ची गलियों, झोपड़ियों की छतों और खेतों पर फैल गई थी। लोग अपने अपने काम में लग गए थे, जैसे कुछ भी असामान्य न हो। लेकिन हरिदास जानता था कि यह सामान्यपन सिर्फ ऊपर से है, भीतर ही भीतर सब कुछ हिल रहा है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या किया जाए? अगर वो यही रुकता है तो गांव के लोग शायद थोड़ा और खुलें, लेकिन अगर वो रुका तो महल तक सही हालात पहुंचने में देर होगी। और अगर वो अभी निकल गया तो यहां जो थोड़ी सी हिम्मत लोगों में आई है वो भी टूट सकती है। वो इस दुविधा में था कि तभी वही बुजुर्ग औरत जिसने पहले दिन बात की थी उसके पास आई। उसने हरिदास की आंखों में देखा और बहुत साधारण स्वर में बोली, बाबूजी, आप जाए या रुकें, हमें नहीं पता, लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आप भी चुप हो गए तो फिर यहां कोई नहीं बोलेगा। ये बात हरिदास के भीतर उतर गई। उसने उसी क्षण फैसला किया कि वो अभी महल नहीं जाएगा। पहले वो यहां की बात पूरी तरह समझेगा। उसने अपने साथ आए लोगों से कहा कि वे यही रुके। फिर उसने गांव के कुछ लोगों को बुलवाया, खासकर उन्हें जो अब तक चुप थे। शुरुआत में कोई नहीं बोला, सब एक दूसरे का मुंह देखते रहे। फिर धीरे धीरे बातें निकलने लगी। किसी ने कहा कि पहले भी कुछ अधिकारी आए थे, बोले थे, चले गए थे। किसी ने कहा कि जब भी कोई सामने आता है ऊपर वाले उसे अकेला छोड़ देते हैं। किसी ने यह भी कहा कि असली फैसले कभी गांव में नहीं होते, इसलिए बोलने से फायदा नहीं। हरिदास ने सब सुना।
उसने बीच में टोका नहीं। उसे लगा कि यह सुनना ही इस समय सबसे बड़ा काम है। दोपहर तक एक लंबी सूची बन गई, डर की, नाराजगी की, थकान की। उसी दिन शाम को एक और खबर आई। पास के गांव से कुछ लोग आने वाले थे। कहा गया कि वे हरिदास से मिलना चाहते हैं, लेकिन खुलकर नहीं। ये खबर अच्छी भी थी और खतरनाक भी। रात होने तक 5 आदमी आए। सबके चेहरे ढके हुए नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ था। उन्होंने कहा कि वे बोलना चाहते हैं, लेकिन नाम सामने नहीं आना चाहिए। हरिदास ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो किसी का नाम बिना वजह नहीं बताएगा। उनकी बातें सुनकर हरिदास को समझ आ गया कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा है। कुछ लोग ऐसे थे जो व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि जिम्मेदारी साफ दिखाई दे, क्योंकि साफ जिम्मेदारी का मतलब होता है सीधा सवाल। हरिदास पहली बार समझ पा रहा था कि जिम्मेदारी से बचना सिर्फ एक आदमी की आदत नहीं होती, ये पूरी व्यवस्था की बीमारी भी हो सकती है। अगले दिन उसने आसपास के गांवों का दौरा किया। हर जगह कहानी थोड़ी अलग थी, लेकिन जड़ वही थी। कोई आगे नहीं आना चाहता था। सब चाहते थे कि कोई और बोले, लेकिन एक फर्क भी दिखा। जहां हरिदास पहले गया था, वहां लोग अब थोड़ा खुल रहे थे। शायद इसलिए कि उन्होंने देखा था कि एक आदमी सुन रहा है, भाग नहीं रहा। ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। तीसरे दिन रात को हरिदास के डेरे के पास हलचल हुई। किसी ने आकर बताया कि कुछ अजनबी घूम रहे हैं। सीधे खतरे की बात नहीं थी, लेकिन संकेत साफ था। हरिदास समझ गया कि अब उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उसने अपने साथियों से कहा कि वे सतर्क रहें, लेकिन किसी से झगड़ा न करें। उसी रात उसे नींद नहीं आई। वो देर तक बाहर बैठा रहा। आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे। उसने सोचा, क्या यही वो रास्ता है जिससे अकबर गुजरना चाहते हैं? क्या यही वो परीक्षा है जिसका जिक्र बीरबल ने किया था? सुबह होते ही उसने महल के लिए संदेश भिजवाया। संदेश में उसने सब कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा कि हालात जटिल है और समय चाहिए। यह संदेश जानबूझकर अधूरा था। वो चाहता था कि अकबर खुद समझे कि मामला साधारण नहीं है। दिन बीतते गए, हरिदास वही रहा। उसने कुछ छोटे छोटे फैसले लिए। कहीं अनाज बंटवाया, कहीं पंचायत को मजबूर किया कि वे निर्णय लिखित में लें। कहीं उसने खुद जिम्मेदारी ली, कहीं दूसरों को आगे किया। कुछ जगह काम हुआ, कुछ जगह विरोध। एक दिन अचानक एक गांव में खुला झगड़ा हो गया। लोग 2 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा बदलाव चाहता था, दूसरा नहीं। हरिदास को बीच में आना पड़ा। उसने बहुत कठिनाई से स्थिति संभाली। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जिम्मेदारी लेना सिर्फ फैसले करना नहीं होता, बल्कि टकराव को सहना भी होता है। उस झगड़े के बाद विरोध और खुलकर सामने आने लगा। कुछ लोगों ने सीधे कहा कि हरिदास को वापस भेज दिया जाए। कुछ ने कहा कि वो परेशानी बढ़ा रहा है। हरिदास को पहली बार लगा कि शायद वो हार रहा है। उसी शाम एक घुड़सवार आया। वो महल से था। उसके हाथ में संदेश था, अकबर का संदेश। हरिदास ने संदेश खोला। उसमें बहुत कम शब्द थे। लिखा था, जो देखा है उसे मत छोड़ो, लेकिन अपने आप को भी मत खो देना। यह संदेश हरिदास के लिए बहुत मायने रखता था। इसका मतलब था कि अकबर सब जानना चाहते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि रास्ता खतरनाक है। उस रात हरिदास ने फैसला किया कि वो अब पूरी सच्चाई इकट्ठा करेगा, चाहे जो हो। अगले दिनों में उसने बहुत सावधानी से काम किया। उसने नाम नहीं मांगे, सिर्फ घटनाएं नोट की। उसने पैटर्न देखे। उसने ये समझने की कोशिश की कि कौन लोग बार बार जिम्मेदारी से बचते हैं और क्यों। धीरे धीरे एक तस्वीर बनने लगी। ये तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन धुंध में भी कुछ आकृतियां दिखने लगी थी। उसी बीच एक अजीब बात हुई। जिन लोगों ने पहले विरोध किया था, उनमें से कुछ अब चुप हो गए थे। कुछ तो गायब ही हो गए थे।
हरिदास को ये बात और डराने लगी। उसने फिर से महल जाने का मन बनाया, लेकिन तभी एक नई खबर आई। एक बड़ा नाम, जो अब तक सिर्फ फुसफुसाहट में था, खुलकर सामने आ सकता है। यह खबर सुनकर हरिदास समझ गया कि अब कहानी एक नए मोड़ पर है। अगर ये नाम सामने आता है तो पूरे राज्य में हलचल मच सकती है। वो पूरी रात बैठा सोचता रहा। सुबह होने तक उसने कोई निर्णय नहीं लिया। सुबह सूरज निकला, हवा बदली हुई थी। गांव में एक अजीब सी शांति थी। लोग कम बोल रहे थे, ज्यादा देख रहे थे। हरिदास अपने कागजों को देख रहा था। उनमें सच्चाई थी, लेकिन अधूरी। अगर वो इन्हें ऐसे ही अकबर को सौंप देगा तो शायद बहुत कुछ टूट जाएगा। अगर वो और रुकेगा तो शायद सच्चाई और साफ होगी, या शायद वो मौका खो देगा। उसने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी, फिर छोड़ी, फिर पकड़ी। उस पल उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी इसी क्षण में सिमट आई है। वही आदमी जो कभी जिम्मेदारी से भागता था, अब सबसे भारी जिम्मेदारी के सामने खड़ा था। वो जानता था कि जो भी वो करेगा, वो सही या गलत से ज्यादा असरदार होगा, क्योंकि हरिदास अभी भी वही खड़ा है, घोड़े के पास, कागजों के साथ, खुले आकाश के नीचे। हरिदास देर तक घोड़े के पास खड़ा रहा। आकाश अब पूरी तरह उजला हो चुका था। सूरज की रोशनी सीधी उसकी आंखों पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें दूर कहीं और टिकी थी। उसके हाथ में कागजों का पुलिंदा था। वे कागज जिनमें कई गांवों की बातें थी, कई लोगों का डर था, और कई ऐसे सच थे जिन्हें अब तक कोई जोर से बोलने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि अब देर करना भी एक तरह का फैसला होगा, और भागना, वो तो अब उसके लिए संभव ही नहीं था। उसने गहरी सांस ली, घोड़े की लगाम पकड़ी और महल की ओर चल पड़ा। रास्ता वही था, लेकिन हरिदास का मन बदला हुआ था। पहले जब वो इस रास्ते से गुजरता था तो मन में यही रहता था कि कैसे जल्दी लौट जाए, कैसे किसी झंझट से बच जाए। आज मन में सिर्फ एक ही बात थी, जो देखा है, जो समझा है, उसे पूरा कहना है। महल के पास पहुंचते ही उसे पहरेदारों ने रोका नहीं। अब वो कोई साधारण आदमी नहीं रहा था। उसके आने की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। दरबार सजा हुआ था, लेकिन ये आम दरबार नहीं था। यहां हंसी ठिठोली नहीं थी, कोई चापलूसी नहीं थी। माहौल भारी था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहराई थी। बीरबल पास खड़े थे, हमेशा की तरह शांत, लेकिन आज उनकी नजर बहुत ध्यान से हरिदास को देख रही थी। हरिदास ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। अकबर ने बिना भूमिका के कहा, हम तुम्हें सुनना चाहते हैं, पूरी बात। ये पूरी शब्द हरिदास के दिल में उतर गया। हरिदास ने बोलना शुरू किया। उसने गांवों की बातें बताई, उसने डर की बातें बताई। उसने बताया कि कैसे लोग जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला अकेला पड़ जाता है। उसने बताया कि कैसे फैसले टाले जाते हैं, ताकि दोष किसी एक पर ना आए। दरबार में सन्नाटा था। फिर उसने उन घटनाओं का जिक्र किया जहां लोग आगे आए और जहां उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई। उसने बताया कि कैसे कुछ लोग अचानक गायब हो गए, कैसे कुछ नाम हर जगह एक ही तरह से उभर रहे थे, सीधे नहीं, पर हर धागा वही जाकर जुड़ता था। अब वो उस मोड़ पर आ गया था जहां उसे नाम लेना था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने कागज सामने रखा और कहा, जहांपना, ये सब किसी एक आदमी की वजह से नहीं है। ये एक आदत बन चुकी है। कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ नीचे काम करते हैं, और बीच में जिम्मेदारी गायब हो जाती है। अकबर ने पूछा, क्या तुम ये कह रहे हो कि हमारे राज्य में लोग जानबूझकर जिम्मेदारी से बच रहे हैं? हरिदास ने सिर झुकाया। हां, जहांपनाह। और जब कोई जिम्मेदारी लेने की कोशिश करता है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। अब उसने नाम लिया, वो नाम जो अब तक सिर्फ फुसफुसाहट में था। दरबार में हलचल मच गई।
कुछ दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरे पीले पड़ गए, कुछ ने तुरंत सिर झुका लिया। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। अकबर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हरिदास, क्या तुम जानते हो कि यह बात कहने का क्या अर्थ है? हरिदास ने जवाब दिया, जहांपनाह, अब जानता हूं। और फिर भी तुमने कहा? हां। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बस इतना कहा, जहांपनाह, सच्चाई देर से आए तब भी सच्चाई ही रहती है। अकबर ने गहरी सांस ली। आज हम कोई त्वरित फैसला नहीं करेंगे, उन्होंने कहा, लेकिन आज से एक बात साफ है, अब जिम्मेदारी से भागने को समझदारी नहीं माना जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनसे पूछताछ होगी, लेकिन ये पूछताछ दिखावे के लिए नहीं होगी। हर फैसला लिखित होगा, हर आदेश के नीचे एक नाम होगा। दरबार में बैठे कई लोग समझ गए कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। दरबार के बाद हरिदास को रोका गया। अकबर ने उसे अलग से बुलाया। तुम्हें यह सब कहना आसान नहीं रहा होगा, अकबर ने कहा। हरिदास ने सिर झुकाया। जहांपनाह, यह कहना आसान नहीं था, लेकिन चुप रहना उससे भी कठिन हो गया था। अकबर ने कहा, तुम जानते हो कि अब कई लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। हरिदास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, पहले भी कोई मुझे खास पसंद नहीं करता था। फर्क बस इतना है कि तब मैं किसी काम का नहीं था। अकबर कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हें अब एक स्थायी जिम्मेदारी दी जाएगी। हरिदास चौंक गया। लेकिन याद रखना, अकबर ने कहा, अब गलती का बहाना नहीं चलेगा। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता हूं। अगले महीनों में राज्य में बदलाव दिखने लगे, छोटे छोटे बदलाव। अब पंचायतों के फैसले लिखे जाने लगे, काम सौंपते समय नाम लिया जाने लगा, गलती होने पर सवाल पूछा जाने लगा। यह बदलाव आसान नहीं था। कई लोग नाराज हुए, कई ने विरोध किया, कुछ ने पद छोड़े, कुछ को हटाया गया। हरिदास इन सब के बीच खड़ा रहा, कभी डगमगाया, लेकिन पीछे नहीं हटा। एक दिन वही बुजुर्ग औरत महल आई। उसने हरिदास को देखा और बस इतना कहा, अब लोग बोलने लगे हैं। हरिदास ने पहली बार महसूस किया कि उसका डर कुछ काम आया है। कई साल बाद आगरा की उसी सुबह में हरिदास महल के आंगन में टहल रहा था। वह अब कोई साधारण आदमी नहीं था, लेकिन उसने अपने भीतर उस पुराने हरिदास को जिंदा रखा था, ताकि वो कभी भूल न जाए कि जिम्मेदारी से भागना कितना आसान होता है। बीरबल उसके पास आए और बोले, आजकल तुम बहुत शांत रहते हो। हरिदास मुस्कुराया, अब भागने के लिए कुछ बचा नहीं है। बीरबल ने कहा, और अगर फिर डर लगा? हरिदास ने आकाश की ओर देखा। तो याद करूंगा कि डर से भागने वाला आदमी कभी पूरी तरह जी नहीं पाता। दूर से अकबर की आवाज आई। दरबार बुलाया जा रहा था। हरिदास ने कदम बढ़ाए। अब वो उस आदमी की तरह नहीं चल रहा था जो जिम्मेदारी से बचता था। वो उस आदमी की तरह चल रहा था जिसने एक बार डर का सामना कर लिया था। क्योंकि ये कहानी सिर्फ हरिदास की नहीं थी, ये हर उस आदमी की कहानी थी जो जिम्मेदारी से भागता है और फिर एक दिन रुककर कहता है, अब नहीं,